बोरिंग होना चाहिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए। क्या बात है। तो सर तो सर एक ही चीज बार बार करते रहना है, और उसी टाइम पे मैंने पैनिक कर दिया, और ये पैनिक करने की वजह से ही बहुत सारा सिली मिस्टेक हो गया। सर इंग्लिश में 135 ही आया है, जीके में 60 आया है सर आउट ऑफ 75। क्या बात है। रीजनिंग में फुल मार्क्स आया है। एक्चुअली हमारा जो प्रिपरेशन फेज है टोटल, इसमें चार पिलर्स होते हैं सर। मैंने मैक्सिमम मॉक इधर ऑली बोर्ड से ही दिया, लगभग 150 के आसपास मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, कि मतलब स्कोर स्टक हो गया था, मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, एक ही चीज बार बार पढ़ना पड़ रहा था। तो तब सर मेरे को थोड़ा बहुत तो टफ लगा। हेलो, वेलकम, नमस्कार आप सभी को। बहुत से इंटरव्यूज आपने देखे हैं, काफी सारे मैंने भी लिए हैं, जिसमें एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन बच्चे कई बार साथ में करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं। आज जो हमारे साथ हैं उनका खुद का एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, बिकॉज ना सिर्फ एसएससी के साथ साथ उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी भी दिया। इफ एम नॉट रॉन्ग, एसएससी सीजीएल में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और 337 उनका करंट स्कोर है, रिजल्ट अवेटेड टीयर 2 के बाद। और यही नहीं, आईबीएसीआईओ का जो एग्जाम हुआ था, वैसे कहूं तो सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं, इनकी तैयारी इन्होंने कैसे की बस 2 सेकंड में इन्हीं से ही जानते हैं। उसमें भी टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर, टीयर 2 क्वालिफाइड है, वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। तो आप सभी के वेलकम के साथ लेट्स वेलकम देबांजन, जो हमारे साथ आज हैं, जो अभी मैंने आपको इनसाइट्स बताई इन्हीं के बारे में है। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी सक्सेस की कहानी इन्हीं की जुबानी। वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ अस देवांजन। थोड़ा सा आपके बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक्चुअली myself Devanjan Basurai. I am from Nadia, West Bengal. After completing my masters in entomology, I started preparation in 2025 January. After that, I prepared for like 4 5 months, fully committed in these preparations. I was preparing for SSCGL actually. Along with that, I gave those exams, different exams. Some strategies I followed. I will talk to that upcoming time. किस तरह आप डिपेंडेंट रहे थे, आई मीन क्लासेस पर कितने और मॉक्स पर कितने, और क्या आपको डिफरेंस फील हुआ कि कौन सी चीज ज्यादा रेलेवेंट है किस स्टेज पर? सर एक्चुअली जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बिगिनर फेज पे होते हैं, तो उस टाइम पे वीडियो कोर्स लेक्चर्स ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और आफ्टर 50% ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी कैन शिफ्ट टू मॉक्स। और उसके बाद मॉक्स हर मतलब ऐसा तो होता है कि डेली डेली मॉक्स मैं डेली ही देता था मॉक्स। और डेली मॉक्स देना और उसके एनालाइज करना, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि बस प्रिपरेशन करते गया और मतलब वीडियो लेक्चर देखते गया, बट उसको कहीं पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो के साथ साथ मॉक्स का भी बैलेंस होना चाहिए, और ये 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सर। अच्छा, मॉक्स जब शुरू में देते हैं तो स्कोर अच्छा नहीं आता। यस आपकी सर, यस लाइफ सर। में वो स्टेज कब थी कि आपने मॉक्स को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया? ओके सर। सर मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था, मेरा फर्स्ट मतलब जब से मैं बुक खोला था उसके पहले मेरा फर्स्ट था कि मैं एक मॉक दे के देखूंगा। तब मैंने जो फर्स्ट मॉक दिया था उसमें मेरा स्कोर आया था 97, प्री का सीजीएल प्री का एक मॉक दिया था, तो उसमें नॉट स्कोर आया था बैड। 97। यस हम्म। सर। तो मैंने तब देख लिया कि मेरा कौन कौन जगह वीक है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ सर, तो मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत मेरा स्ट्रांग था अच्छा है। ऑलरेडी। हम्म। तो मैं देखा कि मेरा जीके बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैथ्स में कुछ कुछ सेक्शन मेरा कम हो रहा है। तो मैं तब देखा कि ये सेक्शन मेरा वीक है। अब मैं उस पर काम करना चालू किया। उस पर काम करने के बाद लगभग जब मेरे को लगा कि हाँ सर अभी 3 महीने में मेरा जीके और मतलब मैथ लगभग 60 70% खत्म हो गया, तब से मैंने सर सीरियसली मॉक देना चालू किया। मतलब लगभग 4 महीने के अंदर अंदर, जनवरी से क्या स्टार्ट किया और अप्रैल से। ठीक ठीक ठीक। इसी हम्म, लाइन में ऐड करते हैं एक लाइन जो मैं बोलने वाला था, हम्म, कि क्या हम्म। बेनिफिट्स आपको दिखे कंसिस्टेंट मॉक प्रैक्टिस के साथ? ओके सर, इसके इसको लेकर मतलब मैं 4 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक्चुअली हमारा जो प्रिपरेशन फेज है टोटल, इसमें चार पिलर्स होते हैं, ठीक है। मेरे को जैसा लगता है कि चार पिलर्स होता है। एक है कॉन्सेप्ट लर्निंग, एक होता है रिवीजन, एक होता है प्रैक्टिस, और एक होता है मॉक एनालिसिस। तो सुपर। अभी प्रिपरेशन के टाइम पे हमें लास्ट से फर्स्ट आना है। मतलब ये तो हमारा प्रोसेस है कॉन्सेप्ट लर्निंग ये सब का। पर हमें मॉक्स जब देना है, मॉक्स देने के बाद एनालाइज करने के बाद क्या फर्क पड़ता है, ये मैं आपको बोलता हूँ। ये जो मॉक एनालिसिस करते हैं ना, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट 3 पॉइंट था कॉन्सेप्ट प्लानिंग, डिवीजन और प्रैक्टिस, इसमें कहाँ कहाँ गलती हो गया। अगर मॉक्स में हमने एनालाइज किया और देखा कि नया नया क्वेश्चन आ रहा है जो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट प्लानिंग में वीकनेस रह गया है। हमें आता है ये क्वेश्चन, पर हम एग्जाम मोमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सर रिवीजन में मतलब कमी है। और अगर सर देखा जाए कि हमारा टाइम मैनेजमेंट पे इश्यू हो रहा है, इसका मतलब सर हमारा प्रैक्टिस में कमी है। तो ये जो चार स्टेप है ना, ये चार स्टेप अगर एक बार बैलेंस हो जाए, और ये चार स्टेप बैलेंस होगा मॉक एनालिसिस की मदद से सर, तो ये अगर हो गया तब तो मतलब आसान है प्रिपरेशन।
ग्रेट। इन्हीं चार स्टेप्स कहूं या प्रोसेस कहूं मैं, कोई एक स्टेज आपकी आई होगी जिसने आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया कि अब मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, वो क्या रही थी या कब रही थी? सर एक्चुअली मैंने जब मॉक देना चालू किया था उसके बाद मेरा स्कोर इनिशियल फेज में 130 के आसपास स्टक हो गया था। और ये तब मेरा एक जूनियर है, वो अभी इनकम टैक्स नहीं पोस्टेड है। तो उसने मेरे को बोला कि भैया ऐसा एक मोमेंट आता है जब वो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आप स्टक हो जाते हो। जैसे कि ऐसा होता है ना कि अगर कहीं फ्लोर पे कुछ रेत वगैरह मतलब फेंका है और हम उसको कहीं उठा के रख रहे हैं, तो इनिशियली हम बहुत सारा रेत इकट्ठा करके रख सकते हैं। पर जब मतलब कम हो जाता है रेत तो तब उठाने में दिक्कत होता है। तो ऐसा है सर, मतलब एक टाइम पे स्कोर सैचुरेट हो जाता है, वो मार्क्स हमें अटक जाते हैं हम उस पे। तो अगर वो थ्रेशोल्ड हम तोड़ देते हैं एक बार 130 से, जब से मेरा 140 हो गया स्कोर, तब वो था सर मेरा टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से 140 से 145, 150, 155 ऐसे से करते करते सर हर एक वीक में स्कोर बूस्ट होने लगा। तो वही सब था एक टर्निंग पॉइंट। सुपर्ब। ये स्टेज हम सबके साथ आती है कि एक स्टेज ये के सर। बाद स्कोर ऑलमोस्ट सैचुरेट और कांस्टेंट हो जाता है, फिर नहीं बढ़ता, वो चाहे वो 130 ये पर सर। हो, 50 पर हो। ग्रेट ये सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप ऑलिव बोर्ड पर मॉक सब्सक्रिप्शन पर थे, कितने डिपेंडेंट आप रहे हमारे मॉक्स पर? सर मैंने मैक्सिमम मॉक इधर ऑलिव बोर्ड से ही दिया, लगभग 150 के आसपास मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे क्या बात सीजीएल है। प्री के पहले। 150 के मॉक्स मतलब लगभग 3 महीने। तीन नहीं, मैंने अप्रैल से शुरू किया था और सीजीएल के पहले पहले तक पूरा मतलब जितना महीने सीजीएल नहीं हुआ था, हर रोज एक एक मॉक मैंने दिया था। जो मॉडल मॉक्स था, उसके बाद जो एडुक्विटी वाला मॉक था, वो जब एडुक्विटी वाला नया स्टार्ट वेंडर हुआ आया था। है जी। ये सर, उसके बाद स्कोर फिर से ड्रॉप हो गया था क्योंकि नया पैटर्न आया था क्वेश्चन का। तो वो भी दिया था। सुपर। से हुआ है। अच्छा, एक बहुत अच्छी लाइन आपने खुद ही बोली है, थोड़ा उस पर और लाइट डालना चाहूंगा कि एनालिसिस आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक देने से भी। तो आप यस। किस तरह मॉक के बाद एनालिसिस करते थे, क्या आपका तरीका रहता था? एक्चुअली सर ऐसे, अगर सोचिए कि मैथ में मेरा 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही हुआ और 5 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ये जो 5 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन देखता था पहले। उसके बाद वो 5 क्वेश्चन में एक वाइट A4 पेज लेता था और उसमें वो टाइप लिख लेता था कि ये वाला टाइप में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। और नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो टाइप मैंने देख लिया, अब जब प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहा हूँ तो वही सेम टाइप के 3 4 मैथ मैंने खुद बना के किया अपने डेटा से, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रेडीमेड कहीं से मिल गया, आपने खुद हम्म। डेटा बना के मैं वही टाइप का प्रैक्टिस कर लिया। जीके का भी सेम, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आया या फिर कोई टॉपिक मेरे को नहीं आया तो उसको उधर लिख लेता था। और फिर उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके या फिर जो आंसर गिवन था वो आंसर देख के वो वाला टॉपिक रेडी कर लेता था। तो ऐसे ये सर मतलब एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ कि मॉक देते ही रह गए और एनालिसिस नहीं किए तो कभी भी स्कोर बूस्ट नहीं होगा, मतलब हम जिधर जिधर है उधर ही रह जाएंगे। तो सर एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मॉक्स को एनालाइज करने के बाद आपका स्कोर इंप्रूव हुआ होगा, फॉर श्योर। बट एक एक्चुअली डिफरेंस के नाते ही कितना फर्क पड़ा आपको प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपकी एक्यूरेसी में और टाइम मैनेजमेंट में? सर टाइम मैनेजमेंट पे तो मतलब टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है सर, उसमें तो इम्पैक्ट पड़ा। कि जैसे कि मेरा पहले ऐसा हो रहा था, रीजनिंग में बहुत टाइम लग रहा था और रीजनिंग में मेरा 25 मिनट के आसपास लग जा रहा था। इसके वजह से मेरा मैथ भी खराब हो रहा था कभी, मतलब मैथ में लास्ट पे अटेम्प्ट करता था। तो जब मैंने एनालिसिस किया और देखा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, तब मैंने देखा कि मेरा कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया। तो ये कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिसमें मेरा टाइम लग रहा था। तो मैं एनालिसिस किया और उसके बाद देखा हाँ ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस और ये स्पेसिफिक चैप्टर्स और टाइप्स में मेरा दिक्कत है। तो मैंने उन चैप्टर को अच्छे से कर लिया। अब जब उन चैप्टर को किया ना तो ऑटोमेटिक रीजनिंग के मेरा टाइम कम होने लगा और उसके साथ साथ मैथ में भी कम टाइम लगने लगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी हुआ। और सर स्कोर तो मतलब लगभग मैं जब इनिशियली मॉक दे रहा था तो वही 97 के बाद मेरा 105, 1010 ऐसे ऐसे आ रहा था, उसके बाद 130 पे स्टक हो गया। हम्म। और फिर जाके एनालिसिस वगैरह ये जब प्रॉपरली होने लगा, और सर ये ऐसा नहीं है कि सर एक फिक्स हार्ड एंड फास्ट है कि अभी से मतलब बूस्ट होने लगा, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ गया सर। मतलब ऐसे ग्राफ उठता मतलब ऐसे ऐसे था मतलब। हम्म। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, एक एक लाइन आपकी फुल ऑफ इंसाइट्स है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, आपके साथ भी कई फ्रेंड्स रहे होंगे। काफी लोग मॉक्स तो देते हैं पर एनालिसिस स्किप कर देते हैं, तो आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, एनी एडवाइस फॉर दोज हु स्किप मॉक एनालिसिस? इस सर इसके लिए मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर हम हमारे शरीर में कहीं पे कोई दिक्कत होता है या फिर हमारे फीवर होता है, तो हम अगर उसको छोड़ देंगे, कोई भी अगर सुपर्ब। कोई बड़ी बीमारी हो गया तो उसको अगर छोड़ देंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे,
तो एक समय के बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा ना। तो उसके तरफ से ही हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम हमारा प्रॉब्लम नहीं देखे और उसको सॉल्यूशन नहीं देखे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हमने बस मॉक्स दिया और उसको वैसे ही रख दिया। तो सोचिए कि किसी का 103 आ रहा है स्कोर, तो नेक्स्ट डे उसने एनालाइज नहीं किया और फिर से वही क्वेश्चन आ गया मॉक्स में, फिर से वो क्वेश्चन नहीं बना, फिर से ऐसे तो एक सर्कल रिपीट होता ना रहेगा ना। तो वही मार्क्स उधर ही स्टक हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए एक सेम चीज होता है कि मैं खुद अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा हूँ जो मतलब लगभग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। हो सकता है लाख की वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, पर मतलब सर मैं खुद देखा हूँ कि उनका मॉक्स एनालिसिस की वजह से उन लोग स्टक हो जा रहे हैं प्रिपरेशन के एक टाइम पर। अच्छा, एक पीस ऑफ नोटिफिकेशन मेरी तरफ से, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी, कि वो बच्चे जो मॉक की एनालिसिस में स्ट्रगल करते हैं, वी यस सर। हैव दिस सीरीज ऑफ थिंक लाइक AIR 1 बाय शुभम अग्रवाल, जो लिटरली CGL 2024 के टॉपर रहे। उनके थ्रू कि किस तरह आप मॉक प्रॉपर्ली एनालाइज करें, जरूर चेक कीजिएगा। वो बच्चे स्पेशली जो एनालिसिस में लैक करते हैं। दीपांजन, आपकी नजर में इस तरह की सीरीज बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी? यस सर, यस ऑब्वियसली मैंने खुद वो शुभम सर का वीडियो देखा था। तो सर बहुत हेल्पफुल है। और मेरे ख्याल से एनालिसिस उस तरह से करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मॉक्स की हमने काफी बात की। तो मॉक्स भी दो तरह के होते हैं, या टेस्ट एक तरह से कह लूं। एक होता है टॉपिक वाइज टेस्ट, एक होता है फुल लेंथ मॉक्स। तो एक बिगिनर के लिए, या किस स्टेज पर आकर और किस वक्त हमें सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट पर रिलाई करना चाहिए, किस वक्त हमें फुल लेंथ मॉक्स में इंक्लूड होना जाना चाहिए, वो आपकी तरफ से। सर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जब वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं, उसी टाइम पे हमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसके बाद बाद साथ में ही चैप्टर का जो मॉक्स हो सकते हैं, पीओई की हो सकता है, वो देख लेना चाहिए। हम्म। अब जब हो गया ये टोटल ऐसे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, दो तीन बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद हमें फुल मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं है कि पूरा 100% खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं। 70% 60% खत्म होने के बाद से ही हम फुल मॉक ट्राई कर सकते हैं। तो सर यही ऑप्टिमल टाइम है, 60 to 70% प्रिपरेशन के बाद। आप किस तरह बैलेंस करते थे टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स को? सर एक्चुअली मैंने सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं किया था। तो मैंने पहले ऐसा किया था, मैंने जीके और जो मैथ, ये दोनों लार्ज सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को मैंने पहले उठाया था। तो इनका मैंने कोर्स देखा, एक एक चैप्टर वाइज कोर्स देखा और उसका मतलब चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस किया। जब 3 4 महीने में ये खत्म हो गया, जिसके बाद में मैंने मॉक शुरू शुरू कर दिया था, मतलब अप्रैल में मैंने मॉक शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश और रीजनिंग दोनों करना चालू किया, क्योंकि उन दोनों सब्जेक्ट में मेरे को लगता था कि ठीक है चलो हो जाएगा। मतलब थोड़ा मतलब हम होता है ना कि पता चल जाता है कि कौन कौन सब्जेक्ट में कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे ऐसे। तो सेल्फ एनालिसिस भी सर इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। वी हैव डिजाइंड अनदर SSC सुपर प्रैक्टिस किट, जिसमें 7 स्टेजेस हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए जो इनिशियली टॉपिक वाइज टेस्ट में परेशान होते हैं, या जानते ही नहीं है कि हमें, जिस तरह दिबांजन ने कहा कि जब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ पहले टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट करें, उसके बाद हम फुल लेंथ मॉक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज है जिसमें 7 स्टेज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। डू चेक दी SSC सुपर प्रैक्टिस किट जब भी आप फ्री हो। हर इंसान की लाइफ में एक प्रिपरेशन के दौरान टफेस्ट फेज आता है, कुछ ऐसा हमारे में रहा? और अगर रहा तो किस तरह आपने उसे ओवरकम किया? सर हाँ, ये तो रहता है। जैसे कि मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मेरा मतलब कभी ड्रीम था कि मैं रिसर्च लाइन पे जाऊंगा, तो उससे मैं शिफ्ट होकर इधर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में आया हूँ। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा था ही कि ठीक है सर, मतलब इसमें मेरे को एक्सेल करना ही है, क्योंकि मैं उसको छोड़ के आया हूँ। तो जब ऐसा हो रहा था कि मतलब स्कोर स्टक हो गया था, मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, एक ही चीज़ बार बार पढ़ना पड़ रहा था, तो तब सर मेरे को थोड़ा बहुत तो टफ लगा। बट वही सर विराट कोहली सर का एक ये लाइन है ना कि बी बोरिंग, बोरिंग होना चाहिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए। क्या बात है! तो सर तो सर एक ही चीज बार बार करते रहना है, बार बार रिवीजन किया और उसको ही वैसे ही ओवरकम किया। सुपर, सुपर ऑनेस्टली। अच्छा, हर स्टूडेंट का एक स्ट्रांग पॉइंट भी होता है, एक वीक पॉइंट भी होता है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स स्ट्रांग थे, वीक थे, और किस तरह आप उन पर काम करते थे? सर एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा लॉजिकल और जो एनालिसिस मतलब मैथ और रीजनिंग वगैरह था, ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग था। स्ट्रांग था सर। और जो जीके वगैरह था, तो जीके का पोर्शन था, ये तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें हमें रोट लर्निंग करना ही पड़ता है ऑनेस्टली सर। कॉन्सेप्ट जितने दैट्स भी ट्रू। ला ले कुछ कुछ तो हम्म। करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके लिए मैं जीके मेरा वीक पॉइंट था, और जीके में मैंने बहुत कोशिश किया। मतलब एक दो रिसोर्स फॉलो किया, बार बार मॉक टेस्ट लगाया, पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो सर
जीके को ही मैंने ज्यादा फोकस में लिया था, और ये जीके ही मेरे को बहुत सारा एग्जाम, मतलब ये जो ऑल ओवर जो एग्जाम्स था, इन सब में मेरा स्कोर बूस्ट ये जीके की वजह से ही हुआ है सर। ग्रेट। वैसे इंटरप्ट ना करूं आपको तो भी, जीके ही सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी क्रिएट करता है। अदरवाइज यस मैथ्स बच्चे कर लेते हैं, चाहे आता हो या मेहनत से, रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश सर। भी कर लेते हैं। जीके हैज बीन शायद लगभग 8-10 साल हो गई, बहुत डिफिकल्ट बच्चों के लिए जीके ही रहा है। एवरेज स्टडी आवर्स हमारे क्या रहते थे यूजुअली, और ड्यूरिंग पीक प्रिपरेशन क्या चेंजेस उनमें अगर हम लाए तो? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मेरा मतलब ऐसे कभी आवर वाइज मैंने फिक्स स्टडी नहीं नहीं था। किया सर। नहीं था सर। मतलब जब मेरे को टाइम मिलता था, मतलब ऐसे तो नहीं मैं आदर्श कुछ काम, हाँ सर घर का जो कोर्स वगैरह है वो सब को छोड़ के, मतलब जितना टाइम मिलता था तो स्टडी में ही जाता था। पर हाँ सर, फिक्स्ड आवर्स था कुछ कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवीजन कर लेता था, और सुबह उठ के मतलब नींद खुलने के बाद सुबह ही मैं डिसाइड कर लेता था कि आज इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। एक रिजिड शेड्यूल फॉलो करने से अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ। यस आज सर। 2 घंटे में काम हो गया तो जरूरत भी नहीं है, शायद यस आज सर। जरूरत है तो 4 घंटे भी दे सकते हैं उस पर। ग्रेट। यस सर एक्चुअली। मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या रही आपकी, और ड्यूरिंग लास्ट स्टेज मतलब जो भी प्रिपरेशन हमारी थी उस वक्त वो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या? कितने मॉक्स, किस तरह से, कि एक दिन में इतना या एक हफ्ते में इतना, इस तरह? सर एक्चुअली मेरा जब तक आरआरबी एनटीपीसी का मेंस नहीं हुआ था, तब तक मैं हर रोज एक एक करके मॉक दे रहा था। एनटीपीसी में जब हुआ, उसका आंसर की निकल गया, तब मेरे को लगा सर इसमें मेरा थोड़ा फॉल्ट है। मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तब देखा कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, तो मैंने तभी छोड़ दिया था। मतलब सच बोलूँ तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, एक हो गया नौकरी, हम्म। अभी उतना मतलब फोकस में नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक महीना मेरा मॉक में गैप हो गया। उसके बाद मेरा सीजीएल मेंस आया, और मैं ये जो मॉक नहीं दिया था एक महीना, इसका रिजल्ट मैंने हाथों हाथ मेरे को मेंस में मिल गया सीजीएल का। क्योंकि उसमें मेरा जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें मेरा पैनिक हो गया था, एग्जाम हॉल का प्रेशर हो गया था, बहुत सारा सिली मिस्टेक हो गया। इसकी वजह से सर मेरा स्कोर और भी बूस्ट हो सकता था सीजीएल मेंस में, तो वो उधर स्टक हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका अभी भी जो स्कोर है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी प्रॉपर नहीं आया है यस जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब 337 है। सर। गॉड ब्लेस यू कि एक महीने के गैप के बाद भी आप 337 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, यस सीजीएल का यस फर्स्ट अटेम्प्ट है। गॉड ब्लेस यू, आप सर। जैसे लोग बहुत अच्छे, बहुत मेहनत से वहां पहुंचते हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स आपकी कितनी मेहनत आपकी लाइफ में रही होगी, जिसके बाद आप इतना सब कर पा रहे हैं। हालांकि आपकी ऑनेस्टी आपके शब्दों से भी विजिबल है। तो ये सब अगर हुआ तो आई थिंक एग्जाम वाले दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो रहा होगा। वैसे हर बच्चे को होता है, यस कोई फ्रेश मूड में भी जाए तो घर पे पढ़ना अलग है, और एग्जाम में वहां वो एक्चुअल सर। हॉल का प्रेशर अलग होता है। आपने किस तरह उसे हैंडल किया, एग्जाम डे स्ट्रेस? सर एग्जाम डे में मेरा फर्स्ट रीजनिंग में सेक्शन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा जैसा हुआ था कि सारे क्वेश्चन बहुत जल्द बन गए। उसके बाद मैंने मैथ्स अटेम्प्ट करने गया, उसमें भी तीन चार क्वेश्चन इजीली बन गए। उसके बाद दो मैथ में मेरा अटक गया, मतलब स्टक हो गया मैं। और उसी टाइम पे मैंने पैनिक कर दिया, और ये पैनिक करने की वजह से ही बहुत सारा सिली मिस्टेक हो गया। और ये जब मैथ का सेक्शन खराब हो गया मेरा, तब मेरे को लगा कि अभी मैथ्स तो हो गया खत्म। अब मेरे को अगर नेक्स्ट सेक्शन अच्छे से करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम बॉक्स ब्रीथिंग शुरू किया। बॉक्स ब्रीथिंग मतलब ये 4 4 सेकंड के लिए इनहेलेशन, फिर उसको होल्ड करना, फिर एक्सेल करना 4 सेकंड करके। क्या ऐसे सर बात है। माइंड बहुत कम हो जाता है। कूल काम उसके कंपोज्ड हो यस सर। जाता है जी। यस सर। उसके बाद मैंने सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया, और उसमें तो मेरा इंग्लिश और जीके था, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया सर। तो मैं मतलब मेरा स्कोर सर इंग्लिश में 135 ही आया है, जीके में 60 आया है सर आउट ऑफ 75। क्या बात है। रीजनिंग में फुल मार्क्स आया है, मतलब मैथ्स में मेरा बहुत स्कोर डाउन हो गया। प्राउड ऑफ यू, दिल से प्राउड ऑफ यू, दिल से। अच्छा, एनी लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स? काफी बच्चे होते हैं पूरी किताब ही लेकर चले गए, नोट्स लेकर चले गए सारे, जो आई थिंक डिफिकल्ट होगा। आप किस तरह मैनेज करते थे यस सर। लास्ट, चाहे वो लास्ट डे की रही हो, लास्ट वीक यस की रही हो, आवर्स की हो, लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स? सर, इसके लिए ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर और है सर। जो ये मैथ्स का हम करते हैं ना, मैथ्स सर जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें एक नोट मेंटेन करना जरूरी है। मतलब कॉपी में हम ऊपर कॉन्सेप्ट वाइज और एक एक टाइप वाइज अगर क्वेश्चन लिख के रखेंगे ना, तो रिवीजन के टाइम इससे आसानी होगा। क्योंकि एग्जाम के 7 दिन पहले हमें पूरा मैथ हम सॉल्व करके नहीं जा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं किसी परफेक्ट। भी हालत में। ये सर, तो अगर हमें वो नोट हमने बना लिए, तो अगर हमने उसको गो थ्रू कर गया ना एक बार, बस मैथ ना करके भी हम अगर उसको गो थ्रू कर गए कि ये इस तरह से होता है, तो भी हम सर करके आ सकते हैं। और
जीके के लिए तो ऐसा सर ऑप्शन नहीं है कि जीके का नोट बनाए, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जीके के लिए सर जो जो मेन टॉपिक है, अगर लगता है कि सर जुडिशियरी से क्वेश्चन आ रहा है, सर लोकपाल से क्वेश्चन आ रहा है, जजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर हिस्ट्री का कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रहा है, तो पीओआई क्यू एनालिसिस सर इंपॉर्टेंट है। पीओआई क्यू एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको हम गो थ्रू कर सकते हैं एग्जाम के पहले। अब इसके पहले हमें 3-4 बार और से रिवीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार ऑब्वियसली। सिलेबस खत्म करके चले गए। एक लाइन पढ़ी थी कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। तो सिर्फ शब्दों से मोटिवेशन नहीं लिया जा सकता कि बस एक यस बार सर। रिवाइज कर लिया आपने लास्ट में जो लाइन बोली तो उससे एग्जाम में सब हो जाएगा। वो रिवीजन पहले भी होना चाहिए, वो तो बस होना एग्जाम से चाहिए पहले सर। वाला रिवीजन है। सुपर। Yes, sir. आपकी वैसे तो सारी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, मैं भी बार बार ये बात कह चुका हूं, फिर भी एनी गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस फॉर एसएससी सीजीएल 2026 एस्पायरेंट्स? आई वांट टू टेल द एक्सपीरियंस द सर, मैं खुद अपने मतलब प्रिपरेशन की फेज में ये फेस कर चुका हूँ कि अगर जितना डिस्ट्रैक्शन होगा ना, उतना मतलब प्रिपरेशन एक्स्ट्रा से आप दूर मेहनत चले आपको करनी जाओगे। पड़ेगी। एग्जैक्टली सर। तो मतलब जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है सर। अब इसको कैसे होना है ये भी डिपेंड करेगा हर एक बंदे के ऊपर कि कैसे कैसे आप वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हो। उसके साथ साथ से रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, जो भी एग्जाम्स के पहले एटलीस्ट हर सब्जेक्ट 2-3 बार रिवीजन होना चाहिए सर। और मॉक एनालिसिस ये चीज मस्ट है। मैं ये चीज सर लिख के बोल सकता हूँ कि मॉक एनालिसिस के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो सर ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है सर, और वो एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, डिविजन, प्रैक्टिस और मॉक, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है सर पिलर। इनको आपको देखना होगा ऐसे ही सर। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। और कुछ अभी दिमाग में तो नहीं है, बट वुड लव टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर थैंक यू वन सर। ऑफ द डेज के। थैंक मुझे भी काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। जो 4 स्टेप प्रोसेस आपने शुरू में बोली थी, दैट वाज क्वाइट यूनिक। यू। हाँ, काफी बार टॉपर्स के साथ बैठना होता है तो सेम होता है कि ये अपनी पर्सनल नोटबुक होनी चाहिए, इसका रिवीजन ऐसे, ठीक है, वो चीजें कॉमन है। वो स्टेज और वो स्टेप प्रोसेस बहुत अच्छी थी, काफी नई थी, तो मैं रीइटरेट करना चाहूंगा और बच्चों से भी कहूंगा ध्यान रखेगा। क्या पता व्हाट वर्क्स फॉर हिम मे नॉट वर्क फॉर मी, बट व्हाट वर्क्स फॉर हिम मे वर्क फॉर मी ऑल्सो। जहां से जो लिया जा सके हमारे लिए बेनिफिशियल है। की टेक अवेज इनके इंटरव्यू से, इनके साथ हुए कॉन्वर्सेशन से, कि बिना एनालिसिस के, वैसे तो सभी ये कहते हैं, सिलेक्शन नियरली इम्पॉसिबल है। अगर आप डिस्टिंक्शन है तो हो सकता है, अदरवाइज नियरली इम्पॉसिबल है। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी जरूरी है, फुल लेंथ मॉक्स भी जरूरी है। एक स्टेज आएगी जब आपका सिलेक्शन, क्या स्कोर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, लगता नहीं है कि अब कुछ इंप्रूव होगा, क्या करूं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर आपको वहां भी डटे रहना है। अगर वहां छोड़ दिया तो आप गए। और इसके अलावा जो जो की टेक अवेज, कि अगर मैथ्स में कोई चीज वीक है तो खुद से डेटा अज्यूम करके भी मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बहुत सी चीजें उन्होंने अच्छी बोली, मैं शायद 2 मिनट में नहीं कह पाऊंगा, वो पूरे इंटरव्यू में शो हुआ। वी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो रिजल्ट आपके पेंडिंग है, और ये तो आपने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फर्स्ट अटेम्प्ट बताया है। कई बार आप भी जानते हैं, शायद आपका भी मन हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया मेरा, बट ये वाली पोस्ट मिली, ये लोकेशन मिली, नहीं मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, तो मुझे एक बार और देना है, एक बार और देना है। तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी में हो, चाहे वो सीजीएल को लेकर हो, चाहे वो आईबीएसईआईयू का इंटरव्यू हो, या आपके और एंटीवर्स हो कि भाई यूपीएससी देना है, जो भी करना है। वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टूडेंट्स कहूँ, ह्यूमन बींग्स कहूँ, जिनमें से एक, कि मैं आरआरबी भी है, मतलब अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, सीजीएल भी है, और साथ में आईबीएसईआईयू भी है, जो काफी हद तक डिफरेंट है, इतने क्लोज तो नहीं है। बैंक एसएससी तो खैर मिल जाता है। तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल ऑलिव बोर्ड टीम, हमारी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपको।